BA फोर्थ सेम। आज हम लोग ब्रिटिश फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं ब्रिटिश कालीन अर्थनीति। इसके पहले वाला चैप्टर था ब्रिटिश कालीन औपनिवेशिक नीति। औपनिवेशिक नीति में हम लोग प्रायः ये डिस्कस करते हैं कि एज ए ट्रेड इंडस्ट्री जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उपनिवेश के रूप में भारत पर शासन उसका किस प्रकार से था। तो ये तो हम लोग उधर डिस्कस करते हैं, लेकिन जब हम लोग आफ्टर दैट इसमें फिजिकल पॉलिसी में 1858 के बाद का सिनेरियो देखते हैं तो फिर ब्रिटिश कालीन अर्थनीति पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी, क्योंकि वो क्राउन के अंडर हो गई थी। तो क्राउन के अंडर आने के कारण एक फिक्स फिजिकल पॉलिसी जो थी वो डिसाइड हो गई थी, और वही फिजिकल पॉलिसी जो थी हम 1858 के बाद देखते हैं। आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं पूरा। British fiscal policy, fiscal system is decided and declared after Victoria rule. We can find out the fixed fiscal policy by 1858. 1858 के बाद हम सुनिश्चित अर्थनीति ब्रिटिश कालीन प्राप्त करने लगते हैं। बिफोर क्राउन रूल बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास वर नियरली ऑटोनोमस। इसके पहले जब क्राउन का रूल नहीं था तब बंगाल, बिहार, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास जो था ऑटोनॉमस था, मतलब कि स्वतंत्र था। Under the new arrangements, customs, salt tax, opium tax and railway income were the main revenue raised and used exclusively by the central government. अब क्या हुआ, जब कंपनी रूल आया तो फिर ये तय कर दिया गया कौन से मामले किसके हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या केंद्रीय सरकार को जो जो चीज़ें दी गई उसमें सॉल्ट टैक्स, नमक कर, अफीम कर, रेलवे का टैक्स और रेलवे की इनकम, ये सारी चीज़ें केंद्रीय सूची में दे दी गई। लैंड रेवेन्यू और एक्साइज टैक्सेस वर द कॉमन टॉपिक्स। भू राजस्व और जितना भी आयकर है ये शेयरिंग हो गया, दोनों का कॉमन टॉपिक हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट टॉपिक्स वर लॉ, जस्टिस एंड एजुकेशन। प्रोविंसेस के लिए न्याय और न्यायालय और शिक्षा, ये चीज़ें चली गई। सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस, वेयर एज प्रोविंसेस वर द फॉर एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एंड लोकल गवर्नेंस। तो जो केंद्रीय सरकार थी वो पूर्ण रूप से सुरक्षा के लिए देश की जिम्मेदार थी। अदरवाइज प्रोविंसेस की जो थी वो शिक्षा के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए और जो स्थानीय गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है या शासन है, उसके प्रति उत्तरदायी थी। आफ्टर द एक्ट ऑफ 1919 रेवेन्यू वाज गिवन ओवर द प्रोविंसेस। 1919 के बाद जो रेवेन्यू था वो प्रोविंसेस को दिया जाने लगा। द प्रोविंसेस वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, और जो प्रांत थे वो भी जो है जितनी भी जनसंख्या बढ़े और उसके जो भी खर्चे हों उसको देखने के प्रति उत्तरदायी थी। अंडर द नॉर्मल कंडीशंस द गवर्नमेंट बैलेंस्ड इट्स बजट एंड दैट इज बैलेंस कल्चरल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। नॉर्मल कंडीशन में क्या था कि जितना भी गवर्नमेंट था वो बैलेंस बनाती थी बजट के बीच में और जो भी एक्सपेंडिचर्स है उसके बीच में। इन द प्री वर्ल्ड वॉर फेज provided government investment was find out of the public savings, but increasingly thereafter it had to be financed by the borrowing। देखिए युद्ध के पहले की जो स्थिति थी उस समय जो है पब्लिक जो जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो सामान्य रूप से किया जाता था, लेकिन युद्ध के पश्चात जो थी बोरोइंग में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि अब उसके लिए उधार लेकर के अर्थनीति को चलाने की स्थिति में आ गया। द इक्विलिब्रियम was often upset by the famines, wars and डिप्रेशंस। और ये जो संतुलन था बजट मतलब खर्चे और आय के बीच में, ये तब बिगड़ जाया करता था जब किसी प्रकार का अकाल, युद्ध या फिर आर्थिक संकट दिखाई देता था। द वॉर्स फाउट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, the uprising of 1857 and the famines each imposed a burden of the growing to the main source of borrowing was handled। तो जो भी बोरोइंग्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो 1857 के बाद से जो फेमाइन है या कुछ भी है वो उसको ही झेलना पड़ता था, और अगर ज़रूरत पड़ती थी तो बोरो भी करना पड़ता था। यूजुअली दीज डेब्ट्स वर पेड being from current revenues, but military expenditure during the war was created crisis। यूजुअली तो सारा सब कुछ अगर बोरोइंग लगती थी
तो लंदन से ले करके कंप्लीट कर दिया जाता था, बैलेंस बना दिया जाता था। लेकिन जब वॉर शुरू हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब जो है बैलेंस बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि तब उस स्थिति में उसके पास भी, इंग्लैंड के पास भी बहुत कुछ नहीं था। इट नॉट ओनली फोर्स द गवर्नेंस टू बोरो बट ऑल्सो फोर्स इट to turn to Indian sources of funding. So London was no longer an easy for the market. मतलब जब तक लंदन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक संकट से निपट करके अपनी स्थिति नॉर्मल नहीं कर पाई, तब तक भारत को बोरोइंग के लिए भारत की ही मार्केट्स पर डिपेंड होना पड़ा। Another debt crisis appeared at the time of Great Depression। 1929 से 33 तक, 29 से 33 तक ऑल ओवर वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन था, और इस डिप्रेशन के जो असर था वो भारत के ऊपर भी पड़ा। When the credit worthiness of Indian government came into justice for first time, जब पहली बार ऐसा लगा कि भारत भी का भी क्रेडिट जो है वैल्यू रखता है इंटरनेशनल मार्केट में, ये स्थिति हमें आर्थिक संकट के बाद देखने को आई। वर्ल्ड वॉर II अगेन फाउंड इंडिया इन सीरियस डेफिसिट्स, और इंडियन मिलिट्री सेंट फॉर द ब्रिटिश ऑन द एक्सपेंसेस टेकन बाय द इंडिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फिर से एक बार वही स्थितियां बनने लग गई। भारतीय सेनाओं को और लोगों को और भारतीय दल को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा जाता था, और खर्चा भी पूरा भारत का ही होता था। द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स वर सेंट टू द सपोर्ट ऑफ वॉर एफर्ट्स। जितना भी सामान था, इंक्लूडिंग ग्रेन्स है, फूड है, और दूसरे वॉर की चीज़ें, वो भी भारत से भेजी जाती थी भारत के खर्चे पे। इंडियाज़ रूरल पुअर अफेक्टेड अलॉट बाय दिस सिस्टम। जो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हुआ वो विलेज का जो पुअर आदमी था, गरीब आदमी था, वो इन सब सिचुएशन से अफेक्ट हुआ। दीज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय द ब्रिटिशर्स एंड टेकन बाय द इंडियंस। और जब ये खर्चे बढ़े तो ब्रिटिशर्स ने, चूँकि अब लंदन की तरफ से डेप्ट बंद है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो पूरा का पूरा इंडियंस के ऊपर आ गया। इम्पोर्टेंटली बाय द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री एक्सेट्रा। और फिर शुरू हुआ किसी एक्सप्लॉयटेशन और शोषण शुरू हुआ किसानों का, व्यापारियों का और छोटी छोटे इंडस्ट्रीज़ वालों का। दे गॉट मनी फ्रॉम द इंडिया एंड फुलफिल देयर ड्रीम टू बी अ वर्ल्ड पावर। और अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए इंडिया को पूर्ण रूप से आर्थिक सहायता तो ले ही रहा था, और हर तरह की सहायता लेकर के पूर्ण रूप से शोषण किया। बट बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड फेमाइन्स फार्मर्स स्टार्टेड रिवोल्ट्स। सिमिलरली because of industrial policy laborers also exploited and started strikes with the help of trade unions। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर गया, तो एक तरफ से तो ट्रेड यूनियन की सहायता से लेबर्स ने स्ट्राइक करनी शुरू करी, दूसरी तरफ से भारतीय किसान जो कि एक्सप्लॉयटेशन का सबसे ज़्यादा शिकार हुए थे, उन लोगों ने भी रिवोल्ट्स करने शुरू हुए, और भारत में रिवोल्ट्स की एक नई श्रृंखला दिखाई देती है बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो इसके आधार पे बच्चों बना लेना। थैंक यू सो मच।